Good morning everyone. You all are welcome in my channel. Let's study from home. I'm Indu Kaushal, your teacher, your friend, your guide, and I hope you all are good at your home. Okay, then let's start our topic. In our last previous videos, we have done two topics of शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया चैप्टर. ओके, एंशियंट पीरियड के बारे में हमने उसमें पढ़ा था, जिसके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने कवर किया था, जिसमें हमने हड़प्पा, मोहनजोदारो के बारे में अच्छे से स्टडी किया था. और हमने द कमिंग ऑफ आर्यंस के बारे में भी हमने पढ़ा था. वो कब आए थे, कहाँ से आए थे, कि इनको इंडो आर्यन क्यों कहा जाता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. और इनसे पहले कौन आए थे, द्रविडियंस के बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ा था इसमें. ओके, और वेदास के बारे में हमने पढ़ा था, इसमें कितने कितने कौन कौन से वेद आते हैं. और हमने उसके बाद हमारी दूसरी वीडियो में हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में डिस्कस किया था और मौर्य के बारे में. टुडे वी विल डिस्कस द गुप्ता डायनेस्टी. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. आफ्टर द मौर्यस, द गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया ड्यूरिंग द 4th and 5th सेंचुरी. ओके, 4th और 5th सेंचुरी के दौरान किसने मौर्य के बाद किया था? गुप्ता डायनेस्टी ने, गुप्त वंश ने. श्री गुप्ता फर्स्ट एस्टेब्लिश द गुप्ता एम्पायर विद पाटलिपुत्र. ठीक है, ये है पाटलिपुत्र. इसके कहाँ से शुरू किया था ना, पाटलिपुत्र, और जो कहाँ पर है, पटना में पड़ता है इस टाइम. ओके, एज इट्स कैपिटल. ओके, श्री गुप्ता फर्स्ट एस्टेब्लिश द गुप्ता एम्पायर विद पाटलिपुत्र एज इट्स कैपिटल. ठीक है, एज इट्स कैपिटल के रूप में इन्होंने इसको यहाँ पे शुरू किया था. चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड समुद्रगुप्त वर टू ग्रेट रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी. ठीक है, इस डायनेस्टी के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त फर्स्ट. ओके, दे वोन मैनी बैटल्स एंड एक्सटेंडेड द गुप्ता एम्पायर ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है, इन्होंने इतनी ज्यादा बैटल्स को विन किया है, लड़ी है, और अपना जो इनका एम्पायर है उसको इतना आगे तक बढ़ाया है कि इसको ऑलमोस्ट जो है, इसको नॉर्दर्न इंडिया का जो है मैक्सिमम पार्ट इन्होंने जीत लिया था. ओके, इंडियन आर्ट एंड कल्चर रीच्ड ग्रेट हाइट अंडर देयर रूल. और इसी दौरान जो है हमारा जो इंडियन कल्चर है, आर्ट है, उसको काफी ऊंचाइयां मिली थी. साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड लैंग्वेज आल्सो डेवलप ड्यूरिंग देयर पीरियड. इसी दौरान जो है हमारी लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इनको भी डेवलप हुई थी इसी के दौरान. अगर आपसे पूछा जाता है ना कि ये चीजें सबसे पहले कहाँ पर, कौन से, किसके काल में शुरू हुई थी, तो गुप्त काल में, यह गुप्त डायनेस्टी में ये सब चीजें स्टार्ट हुई थी. ठीक है, इंडियन आर्ट और कल्चर को भी बहुत हाइट यहाँ पर ही मिली थी, इसी दौरान मिली थी. और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लैंग्वेज, इनको भी विकास यहीं से शुरू हुआ था. ओके, इंडिया बिकम अ रिच एंड पावरफुल नेशन. और इसी दौरान ही यह इंडिया बहुत बड़ा रिच और पावरफुल नेशन के रूप में उभर कर सामने आया था. इसको आपको मैं बता दूं कि जो द गुप्त डायनेस्टी है, इसको द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं. ये क्वेश्चन नॉर्मली आता ही है, ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ जाता है. देखिए, द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसको कहते हैं? गुप्ता डायनेस्टी. ओके, द गुप्ता रूल्ड फॉर नियरली 300 ईयर. 300 साल तक इन्होंने कम से कम इन्होंने शासन किया था. ओके, ये याद रखिएगा, ये अंडरलाइन की चीजें. हिस्टोरियंस कंसिडर द पीरियड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, इतिहासकारों ने इसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से इसको जाना भी जाता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड पीरियड. एंशिएंट पीरियड हमारा यहाँ तक खत्म हो जाता है और आगे हम पढ़ेंगे द मिडीवियल पीरियड. ओके, अब हम मध्यकाल में पहुंच चुके हैं. द मिडीवियल पीरियड कंप्राइज द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट इवेंट्स. कौन किस किस को इन्होंने शामिल किया है? फर्स्ट है द दिल्ली सल्तनत. ओके, बाय द एंड ऑफ 7th सेंचुरी सीई. ठीक है, 7th सेंचुरी कॉमन इरा जो उसके खत्म होते होते इंडिया वॉज अ रिच कंट्री. इंडिया जो बहुत ही एक अमीर देश बन चुका था. एंड अट्रैक्टेड मैनी इन्वेडर्स. और जो इन्वेडर्स होते हैं, मतलब हमारे घुसपैठिए कह सकते हैं आप, या फिर जो व्यापार, मतलब घुसपैठिए ही कहा जाएगा इनको. जैसे जो इलीगल लोग होते हैं, जो एंटर करना चाहते हैं अपने यहाँ पर लूटने के लिए, तो उनको हम घुसपैठिए कह सकते हैं. द पावरफुल रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया. ठीक है, द पावरफुल रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया का कौन उस टाइम था? महमूद ऑफ गजनी.
एंड मोहम्मद गौरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट नेम है, आपको ये अच्छे से याद रखने पड़ेंगे कि द पावरफुल रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया में कौन थे? महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी। ये किस टाइम की हम बात कर रहे हैं? हम लोग मडीरे पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मध्यकाल के समय की बात हो रही है, ठीक है। एंड उन्होंने क्या किया? इन्होंने देखो, मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी अटैक्ड इंडियन किंगडम सेवरल टाइम्स। बहुत बार इन्होंने आक्रमण किया है। एंड लूटेड देयर वेल्थ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 25 ईयर। 25 साल के दौरान इन्होंने इनको बहुत लूटा है, ठीक है, इंडिया को। एंड महमूद ऑफ गजनी मेड 17 अटैक्स इन इंडिया। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी बार अटैक किया था महमूद ऑफ गजनी ने 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्यों अटैक कर रहे थे? क्योंकि इंडिया बहुत रिच था, यहाँ पे बहुत ज्यादा सोर्सेज थे हर चीज के, और गोल्ड भी बहुत था इंडिया में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारी इंडियन आर्ट कल्चर से रिलेटेड भी, तो वो सब उसको लूटने के लिए इन्होंने इतनी बार आक्रमण किया था। एंड सेकेंड, मोहम्मद गौरी। उन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी अपॉइंटेड अ टर्किश स्लेव लीडर। उन्होंने एक अपना स्लेव लीडर्स को अपॉइंट किया था जो टर्किश के थे। उनका नाम था कुतुब-उद-दीन ऐबक, ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, कुतुब-उद-दीन ऐबक, एज द गवर्नर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। गवर्नर के रूप में इन्होंने, गवर्नर ऑफ नॉर्थ इंडिया के रूप में इसको अपॉइंट किया था। कहाँ क्या था? ये स्लेव था ये, ठीक है। एंड आफ्टर मोहम्मद गौरीज डेथ, जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई, तब यही कुतुब-उद-दीन ऐबक वहां का शासक बना, बिकम द रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 1206, यानी 1206 CE कॉमन ईरा में, ओके। एंड ठीक है, इसकी डेथ के बाद यही वहां का शासक बन गया था, ओके। तो क्या हुआ? ये जब शासक बना था, क्योंकि ये एक स्लेव भी था, आपको पता है ना, मैंने ऊपर बताया आपको, स्लेव भी था, तो इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। अगर आप पूछो स्लेव डायनेस्टी किसको कहा जाता है, तो यही वाली डायनेस्टी है। बट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुब-उद-दीन ऐबक जो एक स्लेव था, वही आगे जाके शासक बन गया था नॉर्थ इंडिया का। ही एस्टेब्लिश्ड अ न्यू एम्पायर कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत। इसने ही एम्पायर जो एम्पायर बनाया था, एस्टेब्लिश किया था, उसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता था, ओके। सिंस ही वॉज अ टर्किश स्लेव, हिज डायनेस्टी इज आल्सो नोन एज द स्लेव डायनेस्टी, ओके। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आई हैव टोल्ड यू ना कि ये टर्किश एक स्लेव था, दैट्स व्हाई हिज डायनेस्टी आल्सो कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी, ओके, गॉट इट। ही वॉज सक्सीडेड बाय ग्रेट रूलर लाइक इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी। फिर इसके बाद जो ये इनके बाद जो आए हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसके बाद जो आए हैं हमारे, इसको जीतने के बाद जो आए हैं हमारे, वो है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बालबन एंड अलाउद्दीन खिलजी। ये भी एक फेमस नेम है, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ये लेडी है, एंड बलबन, ओके। ओके, सो लेट्स आई थिंक ये ओके, चलिए। एंड नेक्स्ट इज द मुगल एम्पायर। अब हम पढ़ेंगे द मुगल एम्पायर के बारे में। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम्स। जब आपका ये डिक्लाइन हो गया, आपका डिक्लाइन मतलब नष्ट हो गया, खत्म हो गया, इनके बाद ये जो दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, इनका नाम खत्म हो गया और ये काफ़ी हार इनको मिली। उसके बाद नॉर्थ इंडिया जो है वो मतलब डिवाइड हो गया स्मॉल किंगडम्स में। कई तरह के छोटे छोटे किंगडम्स बन गए जिनके अपने अपने किंग है, अलग अलग बन गए। अब किसी एक पूरे, जैसे पहले होता था ना, पूरे नॉर्थ इंडिया में किसी एक का शासन है, साउथ इंडिया में किसी, अब ऐसा नहीं था। अब नॉर्थ इंडिया का जो है वो एक टूट चुकी थी टुकड़ों के अंदर, ठीक है। बाबर टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। अब बाबर के बारे में आप समझिएगा, ये बाबर काफ़ी फेमस शासक रहे हैं अपने टाइम के। ही केम टू इंडिया इन 1526 CE। कब आए थे ये भी आपको याद रखना है। 1526 कॉमन ईरा के टाइम ये आए थे इंडिया में। इन्होंने जो स्मॉल किंगडम्स थे उनको हरा दिया था। डिफीटेड दिस स्मॉल किंगडम्स एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। और इन्होंने ही, बाबर ने ही इंडिया में
मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। फाउंडेशन मीन्स नींव। ओके। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इनके बाद हुमायूं है, एंड आफ्टर हुमायूं हिज सन अकबर बिकेम द एम्पायर इन 1556 सी। ये आगे चलता रहा इनका शासन। अकबर इनके बेटे के बेटे हैं। देखिए बाबर है, फिर हुमायूं है, फिर अकबर है। अकबर के बाद भी आगे आपको पता लगेगा। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर। ये भी आप याद रखिएगा कि कौन था ग्रेटेस्ट मुगल रूलर इनके शासन के दौरान? अकबर। ही वॉन मैनी बैटल्स एंड ब्रॉट सेवरल किंगडम्स अंडर हिज कंट्रोल। अपने कंट्रोल में इन्होंने बहुत सारे किंगडम्स को कर लिया था, बहुत सारे जीत इन्होंने हासिल कर ली थी। एंड द मुगल एम्पायर फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग हिज रूल। और इसी के दौरान, अकबर के शासन के दौरान ही मुगल एम्पायर बहुत अच्छे से फैल गया था। ठीक है। एंड अकबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन जहांगीर। अकबर के बेटे जहांगीर उनके बाद आए हैं। आफ्टर जहांगीर उनके बेटे आए शाहजहां। ये आपको याद रखना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड आफ्टर शाहजहां, इन्होंने इंडिया में रूल किया। शाहजहां वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। शाहजहां की एक बात यहाँ पे ध्यान देने के लिए है कि वो बहुत ही, उनको आर्ट और कल्चर में काफी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने उनको काफी सराहा है शाहजहां ने। ठीक है। पैटर्न को हम कहेंगे कि वो एक तरफ के पैटर्न थे, मतलब अ पर्सन हु सपोर्ट आर्टिस्ट, राइटर्स, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा विद मनी, गिफ्ट्स, एफर्ट्स एंड सो ऑन। मतलब उनको अच्छे लगते थे जो लोग आर्टिस्ट होते थे, राइटर्स होते थे, जो ऐसी चीजें बनाते थे, उनको वो गिफ्ट देते थे, अप्रिशिएट करते थे उनके काम के लिए। तो इस दौरान उन्होंने ये चीजें की हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। द फेमस मॉन्यूमेंट कौन से हैं उस टाइम के? द ताजमहल एट आगरा। आपने ताजमहल तो सबने सुना होगा, आगरा में है ये। एंड ये किसने बनाया था? द ताजमहल एट आगरा वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ द क्वीन मुमताज महल। शाहजहां ने अपनी वाइफ की याद में, मुमताज महल जो उनकी वाइफ थी, उनकी डेथ होने के बाद उनकी याद में ताजमहल आगरा में बनाया था। इसको एक प्यार का प्रतीक भी कहा जाता है। ये देखिए आपको इजी रहेगा याद करने के लिए। देखिए ये बाबर है, फिर इनके बेटे हुमायूं, इनके अकबर, ये जहांगीर, ये शाहजहां, ये औरंगजेब, और ये है बहादुर शाह जफर। ये है। ओके। सी शाहजहां वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन औरंगजेब। ओके। हु रूल्ड द ऑलमोस्ट 50 ईयर। उन्होंने 50 साल शासन किया औरंगजेब ने। He expanded the मुगल किंगडम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इन्होंने भी इसको काफी बढ़ाया है मुगल किंगडम को। एंड ही वॉज द लास्ट इम्पोर्टेंट मुगल, ये लास्ट थे मुगल रूलर के। द मुगल रूलर आफ्टर औरंगजेब ग्रेजुअली लॉस्ट देयर पावर। और जो मुगल रूलर था वो, और जो यहाँ का जो टाइम था इनका मुगल पीरियड का, वो यहाँ पे समाप्त होता है, क्योंकि औरंगजेब के दौरान उन्होंने काफी ज्यादा अपनी जो पावर है लॉस्ट कर ली थी। दे आर कॉल्ड एज द लेटर मुगल्स। इनको लेटर मुगल्स भी कहा जाता है। अकबर शाह सेकंड सन बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्पर। कौन थे लास्ट? बहादुर शाह जफर। अकबर शाह सेकंड के बेटे थे ये। और ड्यूरिंग दिस पीरियड द पावरफुल नोबल्स ऑफ द मुगल एम्पायर बिगेन टू ब्रेक अवे एंड स्टार्टेड फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब धीरे धीरे ये समाप्त हो गया था इनका शासन, तो धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स बननी शुरू हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ड है नोबल्स, इसका मतलब है पीपल ऑफ हाई रैंक ऑफ पोजीशन। क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ पावरफुल जो लोग थे, बड़ी बड़ी पोजीशन पे थे, उसके बाद मुगल एम्पायर जो है, उसके बावजूद भी उस मुगल एम्पायर जो है टुकड़ों में बंट चुका था, मतलब खत्म हो चुका था एक तरफ से, और उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई थी। मीनवाइल अराउंड द सेम टाइम, और उसी दौरान 18th सेंचुरी में देयर वर सम अदर रूलर्स हु बिकम वेरी पावरफुल। कुछ और रूलर्स सामने आए जो बहुत पावरफुल हुए। एंड दीज वर द, कौन थे? राजपूत थे, मराठास थे, एंड द सिख एंड द वोडियाज ऑफ मैसूर। ठीक है। ओके, आप ये समझ रहे होंगे ना। तो इस तरह से उनका शासन जो है खत्म हो गया था एक तरफ से। अब ये छोटे छोटे स्टेट्स अलग अलग बन गए थे। तो सबने अपने अपने बना लिए थे, राजपूत वगैरह आ गए थे,
और मराठास आ गए थे, सिख आ गए थे, वोंडियार्स आ गए थे। ये जो वर्ड है ना वोंडियार्स, ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, बट ये एक तरह से ना कहते हैं ना हेड ऑफ रॉयल फैमिली जो होते हैं मैसूर की तरफ, उनको कहा जाता है। एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड इन द लेट 18th सेंचुरी हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर इन पावर इन मैसूर। कौन आए थे 18th सेंचुरी के टाइम पावर में? हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, ठीक है, मैसूर में। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आज के लिए इतना काफी है। ओके स्टूडेंट्स, इसका अगला पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। काफी लॉन्ग हो गई है वीडियो। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। एंड सब्सक्राइब करें आप, भूलिएगा मत, और लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।